नेक्स्ट समझिए इन एक्टेनॉइड्स exceptions in electronic configuration. Exceptions in electronic configuration of actinoids. ये ध्यान रखना, एक्टिनॉइड्स होते कहाँ हैं? एक्टिनियम 89 से थोरियम 92, लोरेंशियम 103 तक ये एक्टिनॉइड्स होते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये ध्यान दें, एक्टिनाइड हमारे कोर्स में नहीं है इस बार, तो एक्टिनाइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपसे नहीं पूछी जाएगी। एक्टिनाइड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपसे नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि इस बार जो D&F में डिलीट सिलेबस है वो दो कंपाउंड हैं, एक तो KMnO4 और दूसरा K2Cr2O7, दो तो कंपाउंड्स हैं और साथ में एक्टिनॉइड्स हैं। लेंथेनाइड कोर्स में लेंथेनाइड की सिर्फ केमिकल रिएक्टिविटी हटाई है, वरना सारा लेंथेनाइड कोर्स में है। एक्टिनाइड पूरा हटा दिया, तो अब एक्टिनाइड हमारे कोर्स में नहीं है, पर फिर भी हम एक्टिनाइड्स में पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि जब हम लेंथेनाइड पढ़ते हैं तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत कम एक या दो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, वरना लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सिमिलर से है। तो जब हम लेंथेनाइड पढ़ेंगे तो इसका मतलब हमें एक्टिनाइड भी आ जाएगा। फिर भी इसमें अगर हम एक्सेप्शन समझें तो सुनिए जरा, एक तो ये बहुत ज्यादा एक्सेप्शन है, सारे ना बता के जो मेनली अगर हम एक्टिनाइड पढ़ते हैं तो कौन से एलिमेंट की जरूरत थी, तो एक तो एक्टिनियम की, एक्टिनियम 89, इसमें क्या होता है, इसमें होता है रेडॉन 86, रेडॉन 86, इसके बाद 7s2 और 6d 7s2 6d1 ये होता है, और 5f0 होता है इसमें, यानी कि 5f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। वैसे ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है इसके बाद थोरियम 90, इसका देखें तो Rn रेडॉन 86 7s2 और 6d2 5f0, इसमें ये f ब्लॉक का है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन 6d2 में होता है। डी में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ में 0 इलेक्ट्रॉन होना क्या चाहिए था, डी में 1 और एफ में 1, लेकिन एफ में इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी क्योंकि जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ते हैं तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की मेन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, और +3 अगर थोरियम है तो थोरियम +3 में क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। वे 3 इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस करता है, तो इसमें इस टाइम 87 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 87 इलेक्ट्रॉन। अब 87 इलेक्ट्रॉन में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, रेडॉन Rn, फिर देखिए 3 इलेक्ट्रॉन जब लॉस करता है तो 2 तो सबसे बाहर वाली सेल से S से, फिर 1 इलेक्ट्रॉन D से, 3 लॉस करेगा तो क्या बचना चाहिए, 6d1, लेकिन बचता है 5f1, बचता है 5f1। तो ये 3 कंडीशन इसके सबसे मेन है जो आपसे पूछा जाता है। एक्सेप्शन इससे ज्यादा है, याद रखना, एक्सेप्शन इससे ज्यादा है, ये आपको याद रखना, ठीक है भाई। तो एक्सेप्शंस इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शंस हैं। तो एक्टिनाइड्स में आपको बताया कहाँ क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, वो मेनली 2 एलिमेंट की हमें जरूरत है, बाकी की नहीं, वरना अगर लिखा हो तो 7-8 है। पहली बात तो कोर्स में नहीं, कभी भी बोर्ड में इससे ज्यादा नहीं आता, बस ये जो लिखा। अगर हम एक्टिनाइड कोर्स में होता तो भी हमें यही पढ़ाता, इससे आगे की जरूरत नहीं, ये ध्यान रखना। चलिए भाई, तो मैंने भी आपको समझाया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूरी था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हमने एक्सेप्शन समझे।
हाँ, मोस्ट ऑफ द केस में एटॉमिक नंबर गिवन होता है खुशी, मोस्ट ऑफ द केस में एटॉमिक नंबर गिवन होता है, ये ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द केस में एटॉमिक नंबर गिवन होगा। अब एक बात सुनिए भाई जरा, तो ये मैंने आपको बताया एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स, एक्टिनियम, थोरियम, लोरेंशियम, ये आपको समझा दिया। अब अक्षित आप जो पूछ रहे हो वो सुनिए जरा। थर्ड में ये था थोरियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। जब थोरियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो वे इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर सेल से होते हैं, तो यहाँ 7s से 2 होंगे क्योंकि 2 हैं, एक डी से होगा, तो बचना क्या चाहिए 6d1, लेकिन वो 61 नहीं बचता, वो 5f1 बचता है, वो डी वाला इलेक्ट्रॉन एफ में आ जाता है। मैंने बताया इनका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, अगर इनका रीजन लिखना पड़ जाए तो सारों में एक ही पॉइंट लिखना आपको, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रीजन, बस इलेक्ट्रॉनिक रीजन, कोई पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन या कॉन्सेप्ट इनके लिए यूज नहीं होता। तो ये बताइए भाई, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, अगर हम ध्यान दें एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई एक्सेप्शन नहीं है, एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई एक्सेप्शन नहीं है, पी ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं है, डी ब्लॉक में कितने एक्सेप्शन है, कर्मो, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, क्यों आगे आऊं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, उसके बाद नब रूट रहा पटना में पंडित जी, ये डी ब्लॉक के एक्सेप्शन है, सारे आगे डी ब्लॉक के। इसके बाद एफ ब्लॉक की बात करें तो लेंथेनाइड में लालू सेंट्रल जेल गए, बाकी में वो रूल काम करेगा जो आपने पढ़ा है, लालू सेंट्रल जेल गए। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट ये एक्टिनियम, थोरियम, ये आपको याद रखना। चलिए अब हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन और करने, उसे करने से पहले मैं आपको एक टर्म समझाना चाहता हूं, ये नोट कर लिया भाई। चलिए सुनिए भाई जरा, ये ध्यान देना, इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, in case of multi electrons atom, यानी कि हम उस एटम की बात कर रहे हैं जिसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसमें आपको पता है जब मल्टी इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें ऑर्बिट्स भी एक से ज्यादा होंगे। ये न्यूक्लियस है जिसमें, थोड़ा सा बड़ा बना दो, ये न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाहर ऑर्बिट्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये मत देखना किसमें कितने हैं, वो आपको पता है, इलेक्ट्रॉन है, दूसरी ऑर्बिट है, फिर थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है, फिफ्थ ऑर्बिट है, इस टाइप से ये ऑर्बिट्स है, और भी बना सकते हैं। अब इनके कुछ नाम होते हैं, जो सबसे बाहर की तरफ ऑर्बिट होती है, सबसे बाहर, जो सबसे बाहर की तरफ ऑर्बिट होती है, इसको हम कहते हैं, ये, हाँ भाई, ये है आउटर सेल, और इसको हम कहते हैं वैलेंस सेल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ये ध्यान रखो। तो इसका मतलब एन जब भी लगेगा वैलेंस के लिए लगेगा, इस वैलेंस सेल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक इससे पहली जो सेल होती है, ये जो, इसको हम कहते हैं पेनल्टीमेट सेल, इसका मतलब है लास्ट बट वन, लास्ट बट वन, आखिर से पहले,
लास्ट बट वन, इसे n-1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम n-1 कहते हैं, इस वाले को n-1 से। इसके बाद जो इससे पहली सेल होती है, बाहर की तरफ से देखना, इसको कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल, इसको हम नाम देते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल। लास्ट बट सेकेंड, मीनिंग होता है इसका लास्ट बट सेकेंड, आखिर से दूसरी, यानी कि आखिर छोड़ दो और फिर दूसरी जो बैठी, और इसको हम n-2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको n-2 इस सेल पर। तो याद रखिए सबसे बाहर वाली सेल वैलेंस सेल है, जिसे n से रिप्रेजेंट करते हैं, आउटर सेल वैलेंस सेल है। उससे पहली पेनल्टीमेट, उससे पहली एंटी पेनल्टीमेट। एंटी में ई आएगा, याद रखना आई नहीं होता। एंटी पेनल्टीमेट सेल, लास्ट बट सेकेंड, इसे n-2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इसे नोट कीजिए। हाँ भाई, ये समझ में आया? आप जरा ध्यान दीजिए। देखिए इनका यूज हमें करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि जब हम इनकी डिफाइन बोलेंगे डी ब्लॉक की, एफ ब्लॉक की, तो कब कौन सी सेल में इलेक्ट्रॉन जाता है वो हमें ध्यान रखना है। तो ये चीज एक तो हमें पता। दूसरी कंडीशन इसमें सेकेंड, जो हमें इसमें स्पेशली ध्यान देनी है, और एक बात सुन लीजिए भाई सभी बच्चे, जो रिसेंट सैंपल पेपर है, आज मैं उसकी पीडीएफ बनवा रहा हूँ स्कैन करा के, खुद फोटो लेता हूँ, अच्छा नहीं। और इस चैप्टर की प्रॉब्लम है उसमें सारी एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, प्लस कुछ प्रीवियस है और कुछ न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव वगैरह एसर्शन रीजन है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, उसमें मैंने कुछ पे क्वेश्चंस पर क्रॉस लगाया है। जिन पे क्रॉस लगाया है वो हमारे कोर्स में अब नहीं है, यानी कि आपको आसान रहे कौन सी छोड़नी है कौन सी पढ़नी है। तो जिस पे क्रॉस लगा हो वो पूरी प्रॉब्लम छोड़नी है। अगर किसी पार्ट पर क्रॉस लगा हो, मान लीजिए ए भी लिखा हुआ है यहाँ 11.2 करके ये कटा है, तो ए छोड़ना है। तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा इस चैप्टर की, जिसमें कौन सा क्वेश्चन हमें पढ़ना है कौन सा हमें छोड़ना है, वो टिक है सैंपल पेपर में, क्योंकि सैंपल पेपर पर्टिकुलर अलग से नहीं बने, उसमें पूरी एनसीईआरटी है, प्रीवियस ईयर है कुछ, और कुछ न्यू पैटर्न की प्रॉब्लम है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को देखो, एक तो नोट्स जो मैं करा रहा हूं, एक तो मैं नोट्स जो मैं कराऊंगा, और एक ये, इन दोनों को अगर आप सही तरीके से पढ़ लो आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। ये बात ध्यान रख लेना, आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। और ये याद रखना, ये 3 चैप्टर हमारे 19 मार्क्स के हैं अब, जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। कौन से? टी ब्लॉक, डी एंड एफ और कोऑर्डिनेशन, ये अब 19 नंबर के आएंगे पेपर में, ये ध्यान रखना। तो 19 मार्क्स में से 19 ही आ जाएंगे। थोड़ा सा जैसे बताता रहा हूँ, साथ साथ करते रहना, कौन सी प्रॉब्लम छोड़नी है कौन सी पढ़नी है वो मैं पीडीएफ सेंड करता रहूंगा आपको, तो उसको पढ़ लेना। वही देखो, सैंपल पेपर अगर आप लेना चाहते हो टुगेदर विथ, तो मैं भेज रहा हूं आपको, टुगेदर विथ जो नया वाला है वो तो मैं दे दूंगा आपको। एग्जाम आईडी आप ले लो, 2 हो जाएंगे, 2 में ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी। एनसीईआरटी तो कॉमन रहेगी दोनों में। अच्छा, अरियंत वाले को मैं इस वजह से प्रीफर नहीं करता, मेरी बात सुनना, देखो अरियंत में साइंटिफिक वर्ड यूज होते हैं एक्सप्लेनेशन में, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ही समझ में नहीं आएंगे वो कहना क्या चाहता है। तो एग्जाम आइडिया ले लो या टुगेदर विथ मैं कह रहा हूं मैं खुद भेजूंगा,
आज मैंने कहा भी है कि मैं एक चैप्टर का स्कैनिंग कराऊंगा जाके सेंटर पे, और उसकी पीडीएफ बनवाकर उसमें मैंने क्वेश्चंस पे टिक लगाया हुआ है, वो आपको भेजूंगा। पूरी ऑर्गेनिक भेजूंगा, ऑर्गेनिक में कुछ छोड़ने को नहीं है, ऑर्गेनिक में कुछ छोड़ने को नहीं है। एक डाइजोनियम सोल्ट था लास्ट वाले चैप्टर में, आपको पता है, एक मीथेनॉल इथेनॉल है, उसकी कोई बात ही नहीं है, और एक आपको पता है डाइक्लोरोमीथेन ट्राइक्लोरोमीथेन यूज वाले कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक पूरी पढ़नी है जो मैं भेजूंगा, ऑर्गेनिक पूरी पढ़नी है। सुन लो भाई, ऑर्गेनिक पूरी पढ़नी है। दूसरा आपको क्या बताया, ये डी एंड एफ का जितना मैं भेजूंगा उतना पढ़ लेना, और ऐसे ही मैं कुछ पहले चैप्टर भी पूरा सिंपल पेपर पीडीएफ की फॉर्म में भेज दूंगा, उसके प्रिंट निकलवा लेना और उसे पढ़ लेना। जिस क्वेश्चंस को पढ़ना है वो लिखा होगा, बाकी ऑर्गेनिक में कुछ नहीं छोड़ना। ऑर्गेनिक में डाइजोनियम सोल्ट कन्वर्जन में चाहिए तो पढ़ लीजिए, कोई परेशानी नहीं। डाइजोनियम एक अकेला कंपाउंड है, क्यों छोड़े हम उसे, बाकी कुछ नहीं छोड़ना, पूरी ऑर्गेनिक में। तो मैं जो पीडीएफ आपको ऑर्गेनिक की और इसकी भेजूंगा, इसमें तो निशान लगे होंगे, ऑर्गेनिक में आपको पता है, उन्हीं को पढ़ लेना। और देखिए भाई, अगर आप में से किसी बच्चे पर कोई और सैंपल पेपर भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ किसी से भी लीजिए, पढ़ किसी से भी लीजिए, सारे सैंपल पेपर होते सेम ही है, प्रॉब्लम कुछ नहीं, किसी से पढ़ लीजिए। टुगेदर विद मैं भेज दूंगा, बस इसका ध्यान रखना। हर्षित त्यागी, मैं यही कह रहा हूं, डी एंड एफ भेजूंगा, डी एंड एफ की पूरी वो सीट भेजूंगा जिसमें क्वेश्चन है, बस साथ साथ पढ़ते रहना जब मैं आपसे कहूं। तो ये लिख लिया भाई, आप सुनिए जरा, इसके बाद नेक्स्ट। अब मुझे एक चीज बतानी, जरा थोड़ा सा ध्यान देना भाई। आयनाइजेशन कुछ तो समझाता चल रहा हूं, जरा इनका यूज है हमें जो जरूरी। आयनाइजेशन ऑफ एटम, आयनाइजेशन ऑफ एटम का मतलब है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। अब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने। तो आयनाइजेशन ऑफ एटम का मतलब है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। अब जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई एटम है हमारे पास m, इससे हमें इलेक्ट्रॉन निकालकर mn बनाना है। कितने इलेक्ट्रॉन, वो डिपेंड करता है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो डिपेंडिंग कंडीशन है। तो अब कंडीशन ये आती है इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे। तो ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको बताया ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, ये ध्यान रखना। हमेशा इलेक्ट्रॉन n सेल से निकलते हैं, इससे निकलेंगे। अगर n सेल में कम पड़ जाए तो n-1 से निकलेंगे, ये चीज ध्यान रखना। पहले फर्स्ट यहां से जाएंगे, फिर सेकंड यहां से जाएंगे, मतलब समझ लीजिए, अगर n वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाते हैं तब n-1 से जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कभी भी किसी कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कैटायन कब बनता है, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वे कौन से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, वो हमेशा वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर हमें कभी कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ जाए तो कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप डायरेक्ट मत लिखा करो, पहले न्यूट्रल एटम का बना लो। न्यूट्रल एटम का मैंने सिखा दिया आपको, फिर उसकी आउटर सेल से, आउटर कौन सी है, जो सबसे बड़ी है, सबसे बाहर है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना। जैसे मैं आपसे कहने लगूं, मान लीजिए यहाँ कितनी सेल है, यहाँ सेल है 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ कितनी सेल्स है, 5। तो सबसे बड़ी कौन सी मानी जाएगी, फिफ्थ। तो फिफ्थ से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बस ये ध्यान रखना, पहले फिफ्थ से निकलेगा। फिर अगर जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन ज्यादा लॉस करने तो फिर फोर्थ से निकल सकता है, ये आपको याद रखना। तो यानी कि जो भी आपको सबसे बड़ा नंबर दिखाई दे, अब प्रॉब्लम है नंबर होते कहाँ है,
ये ऑर्बिटल के साथ होते हैं। जब भी किसी ऑर्बिटल को आप रिप्रेजेंट करते हो, ऑर्बिटल को, तो आप एन एल में रिप्रेजेंट करते हो। ये एन एन की वैल्यू होती है और एल का सिंबल होता है। इस फॉर्म में आप उसे रिप्रेजेंट करते हो। एन की वैल्यू है, एल का सिंबल। जैसे कहीं लिख देते हो आप 5s, तो ये क्या है आपको पता हो, ये एन है 5, और ये एल है, सेकेंडरी क्वांटम नंबर है। कहीं लिखा हुआ आपने 7s, तो एन कितना है, 7 है। तो ये जो शुरू में लिखा है, इस एन को देखना है, जिसका एन सबसे ज्यादा होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। फिर अगर उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो तो किससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर उससे पहले वाले से निकालेंगे। ये रूल हमें ध्यान रखना है। तो चलिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिख लें कैटायन के, और कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट मत लिखना, फिर कहता हूं मैं हमेशा पहले न्यूट्रल एटम का करो फिर कैटायन का करो, ये ध्यान रखना। तो लिखिए, या नोट कर लिया हो तो ये नोट करते रहना, नोट्स में ऐसा कुछ नहीं है, नोट्स आपको भेज दी मैंने। नोट्स में तो इनका यूज होना है, इस वजह से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि अब हमें कभी कॉन्फ़िगरेशन में या किसी प्रॉपर्टीज को समझने में प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से हम पहले बैकग्राउंड को तैयार कर रहे हैं। नोट कर लिया? ये बात सभी ध्यान रखना भाई, हर बच्चे को लिखते भी चलना है। जो नोट्स है उसमें एक्सप्लेनेशन है लेकिन कम है। जो मैं कराऊंगा साथ साथ कुछ पॉइंट्स में मैं आपको समझाता चलूंगा और लिखाता चलूंगा। चलिए भाई लिखिए, राइट द नेक्स्ट प्रॉब्लम, राइट द इलेक्ट्रॉनिक configuration, write the electronic configuration of the following, write the electronic configuration of the following metal ions। हाँ भाई, कुछ मेटल आयंस हैं, इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखने। फर्स्ट है स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, जेड इसका 21 है। क्या करेंगे सुनिए जरूर। सबसे पहले आप स्कैंडियम का कीजिए, चाहे रफ वर्क कीजिए। स्कैंडियम का कीजिए, स्कैंडियम है 21 का होगा आर्गन 18 4s2 3d1। ये ध्यान रखना। इसे अगर आप अकॉर्डिंग टू सेल लिखना चाहते हो तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर्गन 18 3d1 4s2। ये अकॉर्डिंग टू सेल्स है, ये अकॉर्डिंग टू एनर्जी है। 4s की एनर्जी कम है, 3d की ज्यादा है। ये अकॉर्डिंग टू सेल्स है, थर्ड सेल पहले आई, फोर्थ सेल बाद में आई। तो अब हमें इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन कौन से लॉस करें, तो हमें स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का करना है। अब करेंगे, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 लॉस कर चुका हूं। अब आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने कहां से करेंगे, 2 तो एस के जाएंगे सबसे बाहर वाले से, 4 से जाएंगे 2, 1 डी से जाएगा, तो 2 4 से 1 डी से, तो बचा क्या, ये बचा क्या भाई, क्या बचा, आर्गन नहीं, ये बचा आर्गन और 3d0।
ये बचा, डी खाली हो गया तो ये लिखना है आपको, नहीं ध्यान रखना, आर्गन 3D0, मीनिंग वही है, आर्गन ही बचा है। हाँ अक्षित बोलो, अनम्यूट हो जाओगे, मैंने कर रखा ऑप्शन, छोड़ रखा। सर इलेक्ट्रॉन तो इसमें 4 है ना, और हमने लॉस करे 3, तो 4 किस तरह? 4 कहाँ है, 3 ही तो है, यो एक ही तो है भाई। अच्छा स्कैंडियम 18 और उसके बेस पर। ठीक है सर, सर ये 2 लग रहा था। हाँ नहीं तो यहाँ पहले लिख दिया ना, ठीक है सर। 18 2 20 1 21, ठीक सर। मैंने वैसे बना दिया था। चलिए नेक्स्ट लिखिए भाई, बी पार्ट। बी है Cr 3 पॉजिटिव Z24 है। कैसे करेंगे? हाँ क्या होगा बोलो, Cr24 का करो, याद आ जाना चाहिए, कर्मों में है ये, एक्सेप्शन है, आर्गन 18 और 4s1 3d5। इसको मैंने बताया अकॉर्डिंग टू सेल ऐसे भी लिख सकते हो, आर्गन 3d5 4s1 3d5 4s1 ऐसे भी लिख सकते हो। अब बताइए Cr3 पॉजिटिव का क्या होगा, इसमें 21 इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा बोलो? तो आपको ध्यान रखना है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, पहले 1 इलेक्ट्रॉन तो जाएगा इससे और 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे डी से, तो आर्गन 3d3 याद रखना। नेक्स्ट है सी। हाँ सी में है Cu2 पॉजिटिव जिसका Z29 है। आंसर Cu न्यूट्रल का करो पहले, 29 का क्या हो जाएगा, 29 का होगा आर्गन 18 4s1, एक्सेप्शन है, क्यों आ गया, 3d10। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर्गन 3d10 4s1। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए, 2 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, Cu2 पॉजिटिव 27 इलेक्ट्रॉन, क्या बनेगा भाई, 27 इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, एक S से जाएगा एक D से, क्या बनेगा, आर्गन 3d9। आप कहोगे D9 तो होता है नहीं, वो एटम के लिए, आयंस में सब कुछ होता है। एक बात ध्यान रखना भाई सभी बच्चे, आयंस में सब कुछ पॉसिबल है, एटम की बात अलग होती है। हमें Pt4 पॉजिटिव का करना है जिसका Z78 है, Pt4 पॉजिटिव का करना है जिसका Z78 है, क्या हो, या पहले Pt2 एंड Pt4 दोनों लिख लें, Pt2 पॉजिटिव एंड Pt4 पॉजिटिव, Z दोनों का 78 ही है, एक ही रहेगा, इन दोनों का करना है। कैसे करेंगे सुनिए जरूर, सबसे पहले Pt का करें 78 का, आपको कल बताया था ये एक्सेप्शन में है, नब रूट रहा पटना में, Pt क्या था इसका था जीनोन, फिर 6s2, आपको बताया था एक्सेप्शन था ये, इसमें क्या होता है, S में एक इलेक्ट्रॉन 6s1 4f14 और 5d9, ये था इसमें, देखो ध्यान हो, 5d9 54। इसको अगर मैं अकॉर्डिंग टू सेल लिखूं तो क्या होगा, जीनोन 4f14, पहले 4f14
फिर 5d9 और फिर 6s1, ये लिखिए 6s1। अब बताइए भाई, अगर मुझे pt2 पॉजिटिव का करना है तो 76 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होने, कहां से होंगे? एक S से और एक D से। क्या बचेगा? Xe 4f14 और 5d8। अगर हमें pt4 पॉजिटिव का करना है तो 74 इलेक्ट्रॉन होंगे जिनॉन 4f14 और इसमें आ जाएगा 5d6। कोई प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को? चलिए, एक एलिमेंट है YB, एक एलिमेंट है D के बाद E, YB, यटरबियम, Z है इसका 70। इसके 2 पॉजिटिव का करना है YB, यटरबियम, एक होता है यट्रियम, एक होता है यटरबियम, दिस इज नोन एज लैंथेनॉइड्स। इसका करना है, क्या होगा? YB का देखो ये एक्सेप्शन में नहीं है, नॉर्मल कीजिए, ये एक्सेप्शन नहीं है। अगर नॉर्मल करें तो जीनोन 54, जीनोन के बाद 6s2 और 4f14, ये नॉर्मल काम करेगा। अब हमें YB यटरबियम 2 पॉजिटिव 68 इलेक्ट्रॉन का करना है, क्या होगा? इसको आप चाहो तो अकॉर्डिंग टू, इसको आप अकॉर्डिंग टू सेल्स भी लिख सकते हो, 4f14 6s2 अकॉर्डिंग टू सेल्स। ऐसे कोई एक्सेप्शन में नहीं है। लैंथेनाइड्स में लैंथेनम, सीरियम और गैडोलिनियम, वे 3 एक्सेप्शन है, बाकी नहीं है। क्या आएगा भाई? YB 2 पॉजिटिव का 68 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकल जाएंगे, जीनोन 4f14 ये बचे। तो बोलो समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब किसी बच्चे को डाउट हो, मैंने सारे एक्सेप्शन जितने हमें जरूरत पड़ सकती है, एक्टेनाइड के कुछ एक्सेप्शन मैंने छोड़े हैं क्योंकि उनको हमें कभी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी नहीं पड़ती, ये ध्यान रखना भाई, वरना मैंने सारे आपको ये करा दिया। अब नेक्स्ट कंडीशन जरा ध्यान देना। अब हम डी ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। अब हमें एक बेनिफिट हो गया एक दिन पढ़ने से, कॉन्फ़िगरेशन। अब ना तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मुझे कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाना है, ना डीएनएफ में, और जो कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड प्रॉपर्टीज है वो बहुत अच्छी समझ में आएगी। बोलिए किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो इसमें? किसी बच्चे को कोई डाउट हो? नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं? अब नोट्स का यूज होगा, जब लिखना होगा मैं बता दूं। ये हो चुका भाई? चलिए, हाँ भाई, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जरा ध्यान देना भाई। डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं? एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू, अब लिखना नहीं है अभी कुछ, सुनिए भाई, एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एनी वन डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट सेल। मतलब क्या है कि वे एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इनटू डी ऑर्बिटल्स ऑफ पेनल्टीमेट सेल, ये इसके डिफाइन है। वे एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है डी ऑर्बिटल्स ऑफ पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल के डी ऑर्बिटल, पेनल्टीमेट का मतलब लास्ट से पहले। देखिए अगर हम ये ध्यान दें, हम डी ब्लॉक की 4 सीरीज पढ़ते हैं, जरा ध्यान देना। पहली सीरीज होती है फर्स्ट सीरीज, जिसको हम 3D सीरीज कहते हैं।
इसमें पहला एलिमेंट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। पहली सीरीज तो ये होती है। फिर हम दूसरी सीरीज पढ़ते हैं जिसे सेकंड सीरीज कहते हैं, 4D। इसमें क्या होता है, यट्रियम, जेडा, और इस तरीके से अगर कहो तो सारे एलिमेंट लिख दूं मैं। फिर यहाँ सिल्वर और यहाँ कैडमियम। फिर इसके बाद थर्ड सीरीज आती है 5D सीरीज। इसमें लेंथेनम, HF, हॉफनियम और लास्ट में यहाँ गोल्ड और मरकरी आती है। फिर इसके बाद फोर्थ सीरीज जो लास्ट सीरीज है जिसे 60 सीरीज भी कहते हैं, इसमें एक्टिनियम, एक्टिनियम के बाद रदरफोर्डियम, और फिर ऐसे लास्ट में देखें तो यहाँ UU-BM 112 वाला आता है, और यहाँ आता है 112 BM UUUU-EM, ये आता है। तो ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम इनमें से किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन करें, किसी भी एलिमेंट का, तो इनमें क्या होता है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन s में आते हैं, और s के साथ अगर n लगा है, n का मतलब वो आपको पता है कहीं 4 लगा है, कहीं 5 लगा है, कहीं 6 लगा है, कहीं 7 लगा है, तो फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन d में आते हैं, और d के साथ उससे एक कम लगा होता है। और अभी मैंने एक बात कही आपसे कि सबसे बाहर वाली जो वैलेंस सेल होती है, यानी कि जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट्स होती है, उसको हम वैलेंस सेल कहते हैं। तो s के साथ हमेशा वैलेंस सेल होती है, और d में क्या होता है, d उसके बाद आती है, फिर यानी कि इलेक्ट्रॉन d में आता है, और d के साथ हमेशा उससे कम वैल्यू आती है। चाहे किसी भी एलिमेंट का इनमें से कॉन्फ़िगरेशन करके देख सकते हो, जितने लिखे, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इसके बाद यहाँ आता है, ये हो गया 21, 18, 39, 40, 72, 57, इसका होता है 89 और 104। अगर किसी भी एलिमेंट का हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, यहाँ 48, यहाँ आ जाता है 80, ये 79, ये होता है 47, ये 112, 111। अगर आप किसी भी एलिमेंट की बात करो, बीच में मैंने छोड़े हैं ये एलिमेंट, अगर कहो तो ये भी लिख दूंगा क्योंकि मुझे ये भी याद है। ये मुझे कैसे याद है, ये ग्रुप के अकॉर्डिंग याद कर रखे हैं। ये ग्रुप नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये ग्रुप भी याद है। कैसे, इसका है स्कूटर यामाहा लाओ एसी, तिवारी जोर से हाफ रहा, वो नब में तारा। इसके बाद क्रिकेटर मोइन खान वाइफ। इसके बाद है, या वैसे भी बना सकते हो, एक और स्टेटमेंट है, करो, यहाँ क्रिकेटर मोइन खान वाइफ आ जाता है। मंदिर तक रैली, फेरस, कौन रहेगा इराक में, नए पंडित पटना से, क्यों आगे आऊं, जानवर कैद होंगे। ये पूरे ग्रुप हो जाएंगे। तो ये अगर हम चाहें तो इस टाइप से हमें पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी, यानी कि पूरा डी ब्लॉक याद हो जाएगा। तो अगर मैं इनमें से किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन करूं, किसी का भी, फॉर एग्जांपल मैं स्कैंडियम का करता हूं, तो स्कैंडियम, अब आपको पता है आर्गन 18, 4s2, 3d1। तो आपने देखा s के साथ 4 लगा है तो d के साथ 3 लगा है, यानी कि d हमेशा बाद में आएगा और उसके साथ एक वैल्यू कम होगी, क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन d में एंटर कर रहा है, इस वजह से इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और कौन सी सेल है, सेल आपको पता है, अगर ये 4 है, 4 का मतलब वैलेंस सेल अगर 4 है तो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है 3 में, और 3 का मतलब है पेनल्टीमेट, 4 के रेस्पेक्ट में 3 पेनल्टीमेट है। अगर मान लीजिए हम किसी भी एलिमेंट का करें, अभी हम लेंथेनम का कर रहे थे, लेंथेनम है 57, अगर लेंथेनम का करें तो इसका था जीनोन 6s2, 5d1। तो आपने यहां देखा s के साथ 6 है तो d के साथ 5 है, यानी कि अगर वहां टोटल सेल 6 है तो d के साथ 5th आ रही है, तो इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट में आ रहा है। तो ये मुझे आपको यहाँ बोलना है कि वे एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट सेल के डी ऑर्बिटल में एंटर करता है उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो समझ में आया डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब, वे एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता है, लेकिन कौन से डी ऑर्बिटल, पेनल्टीमेट सेल के।
उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब इसमें आपको एक चीज पर और ध्यान देना, इनका कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आउटर, ये कह सकते हैं आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स का आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ध्यान दीजिए। देखिए, अगर हम सारी कंडीशन देखें तो हम क्या नोट करते हैं? देखो, एस के साथ अभी मैंने बताया एन लगेगा, अकॉर्डिंग टू सेल लिखते हैं तो एन के साथ एन डी के साथ एन -1 लगेगा, अभी बताया आपको। भाई अगर मैं एस के साथ 4 लगाऊंगा तो डी के साथ 3 लगाऊंगा, अगर एस के साथ में 6 लगाऊंगा तो डी के साथ 5 लगाऊंगा। तो यानी कि एस के साथ अगर मैं एन यूज करूंगा तो डी के साथ उससे कम यूज करूंगा, तो ये तो होगा। अब एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अगर हम देखो, नॉर्मली एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हमने कुछ एक्सेप्शन पढ़े, जैसे क्रोमियम मोलिब्डेनम, क्यों आगे आऊं, कॉपर सिल्वर गोल्ड, हमने पढ़ा नवरूट रहा पटना में, इन सब में एस में 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो इसका मतलब एस में 1 या 2 कुछ भी आ सकते हैं, पढ़ा। लेकिन फिर आपको याद हो, अगर मैं पैलेडियम, नवरूट रहा पटना में पंडित जी, यानी कि पीडी पैलेडियम की बात करूं तो उसमें एस में 0 आया था, तो इसका मतलब एस में 0 भी हो सकते हैं। तो एस में 0, 1, 2 कुछ भी हो सकते हैं, और डी में हमेशा 1 to 10 होते हैं, तो डी में किसी में 1 आएगा और किसी में 10 तक कुछ भी आ सकता है। एस में 0, 1, 2 हो सकते हैं, तो इसका मतलब एस का कॉन्फ़िगरेशन हम कुछ ऐसे लिखते हैं कि एस में 0 to 2 है और डी में 1 to 10 है, ये इनका कॉन्फ़िगरेशन है। तो समझ में आया इनका आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वेयर एन क्या होगा आपको पता है? देखो एक बात सुनिए, वेयर एन क्या हो सकता है? एन की वैल्यू की अगर हम बात करें, एन क्या हो सकता है, तो आपको पता है डी शुरू कहां से होती है? 3D, तो इसका मतलब डी शुरू होता है 3D से, तो इसका मतलब n-1 3 के इक्वल रखें, n-1 3 के इक्वल, तो n 4, तो n कम से कम 4 होगा, तो n कम से कम कितना आएगा? 4, क्योंकि डी शुरू कहां से होती है? 3D से, इससे पहले डी होती ही नहीं, तो n की वैल्यू मिनिमम 4 होगी। अच्छा, मैक्सिमम कितनी होती है? तो जो एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हैं, उन एलिमेंट की अगर हम बात करें तो डी के अब तक 4 सीरीज मिली है। कौन सी? 3D, 4D, 5D, 6D, ये 4 सीरीज, और उसके अकॉर्डिंग n 4 to 7 हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये अलग से भी नोट कर लिया करो, जो चीज इंपॉर्टेंट है आपसे पूछी जा सकती है वो आपको पता, ये ध्यान देना। अगर कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि डी ब्लॉक का आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आपको याद रखना n-1d 1 to 10 और ns 0 to 2, वेयर n की वैल्यू 4 to 7 है, डिफाइन आपको बता दें। अब इसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पोजीशन कैसे बताओगे? जरा ध्यान देना, पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पोजीशन कैसे बताते हैं? पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि ये आ सकता है, भाई देखो आपका कोर्स कम किया है, लेकिन ये नहीं कहा कि आपने 11th पढ़ के नहीं आए, तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको बतानी है तो कैसे बताओगे? बस 2 या 3 पॉइंट्स बस ध्यान रखना। फर्स्ट, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको, फिर उसके बाद हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब पीरियड कैसे बताएंगे? 3 चीजें बतानी होती है। पीरियड कौन सा है? पीरियड बताते हैं लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n विद s, n के साथ
लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n विद s के साथ, s के साथ सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? क्योंकि वही पीरियड होगा। मान लीजिए यहाँ n के साथ 7 लिखा है तो पीरियड सेम ही है। अगर n के साथ वो s के साथ यहाँ 4 लिखा है, पीरियड 4 है। ये ध्यान रखना। चलिए फिर इसके बाद ब्लॉक, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन से, लास्ट इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू एनर्जी, ये ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू एनर्जी, एनर्जी के बेस पे, सेल के अकॉर्डिंग नहीं। एनर्जी कैसे 1s2 2s2 इसके अकॉर्डिंग सोचना है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है? लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां होता है, हाँ भाई, लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां होता है वो उसका ब्लॉक होता है। और लास्ट बचता है ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर आप कैसे बताओगे? नोट कर लो, ग्रुप नंबर कैसे बताओगे? हाँ भाई, ग्रुप नंबर हम कैसे बताते हैं तो सुनिए जरा। ग्रुप नंबर का एक बहुत सीधा सा रूल है। अगर हम यहाँ डी की बात करते हैं तो ग्रुप नंबर n प्लस, ये कह सकते हैं s प्लस डी इलेक्ट्रॉन्स, ये किसके लिए है? फॉर डी ब्लॉक। अगर वो डी ब्लॉक का है तो ऐसे, ये ध्यान रखना। और अगर वो f का है, अच्छा अगर p की बात करें तो 12 प्लस p इलेक्ट्रॉन, जब पढ़ ही रहे हैं तो सारा ही पढ़ लें। फॉर p ब्लॉक, अगर वो p ब्लॉक का है और अगर वो s ब्लॉक का है तो s इलेक्ट्रॉन। s कौन से? ये आउटर की बात कर रहा हूं, बाहर की तरफ जो लिखे हैं आउटर है ये, कभी सारे स्किन दो बाहर की तरफ, फॉर s ब्लॉक। और याद रखना f के ग्रुप नंबर फिक्स होते हैं, f का 3 होता है, फिक्स है फॉर f ब्लॉक। ये आपको याद रखें, f का ग्रुप नंबर फिक्स है 3, वो नहीं बदलता। तो ये आपको ध्यान रखना है कब किसी का ग्रुप नंबर। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n देखो s के साथ क्या है, तो वो याद रखना, वो उसका पीरियड है। ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है, और ब्लॉक के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं। अगर वो डी ब्लॉक का है तो s और d इलेक्ट्रॉन गिन लेना, उसका ग्रुप नंबर पता चल जाएगा। तो ये थी कंडीशन जो मुझे आपको कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड समझानी थी। अब मैं आपको ये चैप्टर कल हम शुरू करेंगे और कल 2 कैरेक्टर हम इसके डिस्कस करेंगे। 5 दिन बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। मैंने कहा भी है, सही तरीके से मेहनत कीजिए, प्रॉब्लम नहीं होगी, छोड़ना मत किसी और दिन के लिए। ठीक है भाई? कोई प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को? सर वो कॉन्फ़िगरेशन से बता दो एक बार। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन? n-1 d1 to 10 ns02। वो बताया तो, आप प्लेडियम देखो, उसमें s में कितने आए थे, वो लिखा तो डी 0 में आया ना था। कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके लिए s में 0 आएगा, डी में अच्छा 1 से सर। 10 आना ही है। हाँ, और अगर मैं बाकी जो एक्सेप्शन लिखा है उनमें एक था, कर्मो क्यों आगे आओ, नवरूट रहा पटना में, तो उनमें एक आया था, अच्छा सर। तो उनके लिए 1 आएगा, और नॉर्मल 2 होते ही हैं। तो इसका मतलब 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब 0 2 2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर। साथ साथ पढ़ते रहे ना, 5 दिन बाद ये खत्म हो, 5 नंबर पूरे आने हैं इसमें से, सभी बच्चों जी को कह सर। रहा हूं मैं। पेपर किस दिन खत्म हो रहे हैं आपके?